असलम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। चाय का घूंट पीकर अजहात कनखाड़ा। ठीक है, आपकी मम्मा लड़कियां देख लेंगी। लड़की मैंने पसंद कर ली है। आजाद ने बात का बाकायदा आगाज किया। शादी के मामले में सुल्तान राजपूत ने बच्चों की पसंद को हमेशा पहली तरजीह दी थी। उन्होंने महसूस होते हुए आईब्रो उठाए। हाँ, कौन है? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी क्लासमेट है, कॉलेज टॉपर है। अजान ने तुर्की व तुर्की जवाब दिया। वालिद क्या काम करते हैं? डैड के सवालों का सिलसिला जारी रहा। बिजनेसमैन है। अजान ने कनखियों से थोड़े फासले पर बैठे कामयाब चाचू के जन्म देखा। और वालदा? डैड पूरी दिलचस्पी से सुनते रहे। वो ड्रेस डिजाइनर है। एक पल के लिए वो अम्मा का पेशा बताते हुए सोच में पड़ गया था। लड़की का नाम क्या है? आईब्रो सुक करते हुए उन लोगों से अजहाद को देखा। मेराम। अजहाद ने हल्की से तबशेर भैया के सवाल का यक लफ्ज़ी जवाब दिया। व्हाट आर यू मैड? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तब शेर मेज पर हाथ मारते घुराते हुए खड़ा हो गया। उसे तैश में देखकर पूरी फैमिली उसके जन्म में तवज्जो होगी। तब शेर, आप जानते हो उसे? डैड हैरानी से खड़े हो गए। बहुत अच्छे से जानता हूँ डैड, वो एक वाइफ है, रेड लाइट एरिया की है। तब शेर ने खुले आम बुलंद आवाज में कहा। सब दंग रह गए। डैड के आईब्रो तंग गए थे। वो ऐसी नहीं है, कितनी दफा समझाऊं मैं आपको? तुम रेड लाइट एरिया जाते हो? डैड का दिमाग उस एक जुमले पर अटक गया था। डैड, मैं वहां नहीं जाता, वो मेरे कॉलेज में पढ़ने आती है एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। आजाद ने डैड को कायल करने की कोशिश की। बस, बहुत हो गया। अब तुम्हारी जुबान से इस लड़की का नाम भी ना सुनो। डैड के इश्तिहार में इजाफा हो गया। उन्होंने आजाद का शर्ट के कॉलर का दबोच लिया। भाई, क्या कर रहे हो? जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? कामयाब साहब तेजी से आगे आए और सुल्तान के भाई के हाथों से आजाद को छुड़ाया। शादी तो मैं मेरान से ही करूंगा, चाहे आप सब माने या ना माने। उंगली उठाकर तरदीद करते हुए अजहात को सबको घूरता हुआ लंबे डंग बढ़ता हुआ रवाना हो गया। राजपूत महल में स्कूल आया हुआ था। साइंस सरकार, मैं मिला हूं उनसे, वो वाकई अच्छी लड़की है, आप इस रिश्ते के लिए मान जाए। सफी ने बात का आगाज किया। साइंस सरकार, आजाद बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। सफी ने उनकी टैंक को हाथों में न लाते हुए इजाफा किया। शट अप सफी, ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। तब शेर ने सफीर को झिड़क दिया तो वह लब बीच गया। इस घर में कोई गंदा खून नहीं आएगा। सुल्तान साहब ने बुलंद आवाज में एलानिया सदा लगाई। वो इसी फैमिली का खून है, इसी घर की बेटी है। उसके अल्फाज थे ये पिघला हुआ शीशा जिसने सबको जमद कर दिया। अब आप में से कोई ये ना कहे कि आपने कभी हुस्न बाजार नहीं गए, कभी वहां की औरतों से ताल्लुकात नहीं बनाए। अजहाद ने बार बार सबको देखा। सुल्तान साहब समेत चारों भाई ने नजरें झुका ली थी। किसका खून है वो? किसकी बेटी है? बीजान की आवाज लजट रही थी। बीजान, कुछ राज राज रहे तो बेहतर है। अगर हर राज पर से पर्दा उठने लगे तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अजहात ने अब दिद्दा होकर बीजान को खुद से लगाया था। उन्हें दिलासा देते हुए आजाद को फिर से सबके जन्म देखा। मीराम की जगह इसी फैमिली में है, बेटी बनकर ना सही तो बहू बनकर, लेकिन वो इसी घर में आएगी। अभी अगर किसी को इतराज हुआ तो मैं राजपूत महल ही छोड़ दूंगा, पर शादी मीराम से ही करूंगा। अपना हतमी फैसला सुनाते हुए बीजान के हसार से अलग हुआ और सफी को कंधे से थामे गेट से बाहर आ गया। कामयाब चाचू अपने कमरे में सोचों में घूम बैठे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अजहार, आओ अजहार, ये सब क्या है? तुम घर छोड़ने की बात कैसे करते हो? चाचू ने उसे कंधे से थामते हुए अपने सामने बिठाया। चाचू, मेरा आपकी बेटी है। अजहार ने बिना तमहीद बांधे उन हकीकत से आशना के रोया। मेरा आपकी और इरा आंटी की बेटी है। उसने ठहर ठहर के अपनी बात मुकम्मल की। इरा के नावे कामयाब की आंखें बड़ी हो गई। माजी एक फिल्म की तरह उनके जहन में लहराया। मेरा आपको इस जहन्नम से बचाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं ये सब हकीकत जाने से पहले उसे मोहब्बत करता था। मैं हर सूरत उसी से शादी करूंगा, और अब तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वो सांस लेने को रुका और पलके उठाकर चाचू की शाक की तासरात देखे। क्योंकि इब्राहिम दुरानी की मेरा अब्बा नजर पड़ गई है और उसका मुतारफ करवाने की यकीनन मुझे जरूरत नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं उसे। इब्राहिम दुरानी का जिक्र करते हुए अजहात की आंखों में सहती दर आई थी और ऐसा ही गुस्सा कामया चाचू के चेहरे से छलकने लगा था। इरा और मेरा पहले से ज्यादा मोहतात हो गई थी। मेरा आपका निकलना मजीद मुश्किल हो गया था। कमरे में भी इरा हर वक्त इब्राहिम दुरानी के आने से खौफजदा रहती। उस दिन वो दोनों माँ बेटी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा हाथों में हंजर मजबूती से थामे पर्दे के पीछे खड़ी हो गई और इरा ने दिल में जात करते हुए दरवाजे की जाने कदम बढ़ाए। काका कौन? उसने झिझकते हुए पूछा। आंटी, मैं अजहाद। आजाद ने इरा को मुखातब करते हुए अपना नाम बताया। इरा कुछ पुरसुकून हुई दरवाजा खुला था कि ठटक गई। अजहाद के हमरा खड़े उस वजूद पर इरा की नजरें जम गई। वो इतने मुद्दत बाद उसको देख रही थी जिसकी लौटने की आरज़ू वो बहुत पहले दिल में दफना चुके थे। इरा को देखकर कामयाब माजी की जादू में खो गया। आंटी, मेरा कहाँ है? कमरे के अंदर झांकते हुए इरा ने खामोशी तोड़ी। मेरा माहिराव। इरा ने कामयाब से नजर हटाते हुए मेराब को सदा लगाई। मेराब, ये मेरे चाचू है, कामयाब चाचू। अजान ने जोश व खुशी के जज्बे से मेराब को मुतारफ करवाया। मेराब ने सर उठाकर कामयाब साहब के जन्म हसरती निगाहों से देखा। ये वो बाप था जिसे मिलने की ख्वाहिश में उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था। ये वो साया था
जिसके शफकत तले रहने के लिए उसने दिन रात दुआएं की थी, आज वो मिला भी तो किन हालात में। मीराब की आंखें बिकने लगी तो उसने नजरें नीचे कर ली। कामयार आगे को हुआ और मीराब के सर पर हाथ फेरा। मीराब, चलो हम चाय बनाते हैं। आजाद ने माहौल के तनाव को कम करने की कोशिश की। मीराब ने अम्मा के जन्म देखा तो उन्होंने पलकें झुकाते हुए सर को हम देकर इजाजत दी। आए बैठे। ईरा ने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा तो कामयार सर झटकते हुए चेयर पर तशरीफ फरमा हो गए। कैसी हो ईरा? ईरा की नजरें खुद पर महसूस करते हुए कामयाब कनखारा। जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी। कामयाब ने पेशानी मसलते हुए पछतावे से बढ़ाने की कोशिश की। ईरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कामयाब को समझ ना आया कि उसका शिकवा करना बजा था या नहीं। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ ईरा, मैंने जो भी किया वो नाकाबिले तलाफी है, पर मेरा आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उस वक्त मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मुझ में अकेले बाबा जान और बायों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, पर आजाद के साथ मैं हूँ, मैं उसका पूरा साथ दूंगा। कामयाब ने पुरअज़म होते हुए यकीन दहानी करवाई। लीजिए गरम गरम चाय। आजाद ऐलान करता हुआ उनके जाना आया। उसके पीछे मेरा ट्रे में 4 चाय के कप्स और कुछ बिस्किट सजाए वहां आई और बारी बारी इन तीनों को चाय के कप थमाए। क्या करती हो आप बेटा? कामया ने मेराब से बातचीत का आगाज किया। जी बीबीए टॉप किया है, अब ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। मेराब का खोया एतमाद लौटने लगा। पता है चाचू, मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये अगर ऑफिसर बनी अच्छी अच्छों की छुट्टी हो जाएगी। आजाद ने माहौल को हंस व मजाक का रूप दिया। चाय बहुत अच्छी बनी है, चाचू ने महसूस होते हुए तारीफ की। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। कामया चाचू ने आजाद से सवाल किया तो उसने संजीदा तबे सर असबाब में हिलाया। जल्द मिलते हैं। कामया ने मेरा आपको मोहब्बत से देखते हुए कहा और वो खुलकर मुस्कुरा दी। उस को इस में जन्बिश दे। हाल तुम? मैं कहाँ हूँ? रूही ने घर को मुशादा करते हुए सवाल किया। ये मेरा घर है, ये भी नरमी से गोया हुआ। तो तुमने किया है ये सब? तुमने अगवा किया है मुझे? रूही हवा सा बास्ता हो गई। रूही मेरी बात सुनो, उसने समझाते हुए कदम आगे बढ़ाया। दूर रहो मुझे। रूही उंगली उठाकर तनविया करते हुए तंदीर से बोली। ये भी वहीं रुक गया। रूही को अपना सर फिर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो लॉन्च से बाहर आकर बाहर की जानब भागी। गेट के पास वही 2 मुहाफिज अलर्ट खड़े थे जिन्हें रूही ने फाइट वाली रात को देखा था। उसके साथ खड़े मुहाफिज कुत्ते रूही को देखते हुए भौंकने लगे, पर एबी को दरवाजे पर नमूदार होते देखकर वो खामोश होकर एहतराम में बैठ गए। रूही उल्टे कदम अंदर गई और बैग यार्ड के दरवाजे की जानब आ गई। वो दरवाजा खोलते ही रूही शशिदत रह गई। नीचे हर सूर पानी ही पानी था। एबी का शुमाली कोई अतलस का संबंधी जजीरे पर बना था, वहां से राय प्राण नामुमकिन के मुतरादिफ था। मेरे पास मत आना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। रूही एबी के कदम अपनी जानब देखते हुए वहशतज़दा हो गई। कूद जाओ, चलो जंप, एबी ने कहा। उसके आगे कदम उसके आगे आते कदम पर रूही ने पीछे कदम बढ़ाया के लड़खड़ा के, लेकिन बर वक्त एबी ने उसे बाजू तक जगह कर गिरने से बचाया। समझती क्या हो तुम मुझे? अगर मैं वहां तुम्हें बचाने ना आता तो इस वक्त तुम थाईलैंड के किसी कोठरी में बैठी होती। वो धंधे से देखते हुए गुराया और उसकी बात सुनकर रूही की रूह तक काम गई। गर्ल्स स्मगलिंग ग्रुप था वो, जानती हो? एबी का गुस्सा बरकरार रहा। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, अब मुझे जाने दो। रूही ने नरमी से इल्तजा की। जब तक मामला टल नहीं जाता तुम यहीं रहोगी। अपनी मर्जी से रहो, यहाँ जबरदस्ती मुझे तुम्हें यहाँ किसी पिलर से बांध कर रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये भी कहते हुए 2 कदम पीछे हटा। रूही उसके सर पर से गुजर कर सुतरवई से लॉन्च में आ गई। ये भी पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके साथ साथ चलता रहा। लॉन्च में आकर रूही का सामना एक खुश हिलाक चंचल लड़की से हुआ। रूही उठ गई। हाथ पर ज्यादा दर्द तो नहीं रहा। रेहान होश दिली से उसके गाल से गाल टकराकर बोले। रूही साकत खरीज को देख रही थी। उसे अपने अलावा ये घर में किस लड़की की मौजूदगी अच्छी लगी थी या बुरी, वो फैसला नहीं कर पाई। रूही का उतरा चढ़ा देखकर रेहान का ताजा सपाट हो गए। क्या हुआ? एबी ने डांटा है? रेहान ने कदरे साथी से इस्तफसार किया। रूही ने जवाब मासूमी से सर इसबाब में हिलाया। कभी प्यार से बात नहीं कर सकते? रेहान का रूह एबी की जानब मुड़ा। दस्त पर कमर रखे उसने एबी को घूरा। थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, पर उन्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। एबी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। बस बस, अच्छे से जानती हूँ। रेहान ने हुन करते हुए सर झटका। रूही इस स्मार्ट लड़की को एबी से इस अंदाज में बात करते हुए देखकर शॉक हो गई थी। उससे भी ज्यादा एबी पर हैरान। वो बार बार इन दोनों को देखने लगी। अब जाकर नाश्ता करो, ठंडा हो गया तो दोबारा नहीं बनाऊंगी। रेहान ने आंखें दिखाई तो एबी तबे मजाज के साथ डाइनिंग टेबल की जाना बढ़ गया। किचन में कल रात वाली मेड अपने काम में मशगूल थी। मुझे यहाँ नहीं रहना। कमरे में आते ही रूही ने अपना मुतालबा फिर से दोहराया। देखो रूही, शहर के हालात ठीक नहीं है, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये भी तुम्हारी हिफाजत के लिए ऐसा कर रहा है, और फिर मैं भी तो हूँ ना यहाँ। तुम बिल्कुल मत डरो। रेहान ने रूही के बाजू की पट्टी खोलते हुए नरमी से समझाया। रूही बाग को उसको देख देती। तुम भी गैंगस्टर हो? रूही का दिल वहां रहने को तैयार ना था। बिल्कुल भी नहीं। मेरा इन सबसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ और ये भी केयर टेकर भी। और वो मध्यम आवाज में समझाने के साथ साथ उसके बाद पर नई पट्टी लगाने लगी। हो गया। कुछ जरूरी हदायत अच्छे से सुन लो। जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदाज में हदायतें समझाकर रेहान ने दोनों अब्रू उठाए। रूही को देखा तो उसने बात मानने के अंदाज में सर को जन्मिश दी और फ्रेश होने चली गई। वो वॉशरूम से बाहर आई तब तक रेहान बेड तरतीब से लगाकर कमरे से जा चुकी थी। रूही ने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां से भी राइफलान ना मिला। अब क्या करूं? एक ये भी कम था जो अब ये दूसरी भी सर पर आ गिरे। रूही एक हाथ कमर पर रखे और दूसरा हाथ सर पर रखे सोचने लगी।
10 मिनट तक सोचकर जब कोई हल ना मिला तो वो कदम कदम चलती हुई नीचे लॉन्च में आ गई। एबी की अमेरिकन मैट लॉन्च के सोफे पर कपड़ा मारती सफाई कर रही थी। रूही के आसपास देखा, पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ था। वो तेजी से मैट के करीब आई। सुनो, मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो प्लीज, मुझे इन लोगों में नहीं रहना। रूही तभी तभी आवाज में सरगोशी करने लगी। मैट ने एक नजर रूही को देखा और फिर से अपने काम में जुट गई। रूही को उसके रवैये पर ताज्जुब हुआ। मेरे बाबा सियासतदान है, वो तुम्हें इतना अमीर कर देंगे कि तुम खुद के लिए मैट रख सकोगी, घर, गाड़ी, अच्छी नौकरी सब दिलवा देंगे। रूही ने लालच देना चाहा, पर वो मैं उसकी जन्म में तवज्जो नहीं थी। उसकी मसलसल खामोशी पर रूही इज्जत छोड़ने लगी। कौन सी जुबान आती है? इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन। रूही कोफत में मुतला हो गई। जितनी जुबानों पर उसे फोकत हासिल थी सब गिनवा दी, लेकिन वो मेड बेतासर रही। इसे इसना एबीसीडियां उतरते हुए नीचे आते हुए कनकारा। अपनी दवानाएं जाया मत करो, तुम किसी भी जुबान में से बोलो वो नहीं सुनेगी। आज तीनों के बटन बंद करते हुए वो ब्लैक 3 पीस सूट बूट में हशाच पशाच तैयार मेड के और रूही के माबैन आ गया। पैदाइशी गूंगी बैठी है, बल्कि जब कहा उसने रूही पर एन इंकशाफ किया और रूम मेड की जानब का लबों और हाथों के इशारे से मेड को कुछ समझाने लगा। मेड के साथ साथ रूही भी एबी के हरकत देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अलबत्ता मेरे सब समझ गए। उसे सर्कस बार में झरमश देते हुए रूही की जन्म देखा और सफाई का सामान उठाए दूसरे कोने से सिमट चली गई। क्या कहा है तुमने उससे? रूही ने एबी का रास्ता रोक लिया। यही कि तुमसे दूर है, काली बिल्ली हो, उसकी मुलाजमत छीनने आई हो। अपने लिए काली बिल्ली के लफ्ज सुन के रूही का मुंह बन गया। खुद को देखा है कभी चमगादड़? रूही ने कहा। थैंक यू, मुझे वैसे भी बैटमैन बहुत पसंद है। रूही के जुमले पर महजूद होते हुए एबी बाहर निकल गया और पीछे रूही पैर पटकती ही रह गई। परिहा ने नाश्ता तैयार करके उसको बुलाया। वो बेदम से चुप बैठी। मैं हराम का नहीं खाती। रूही ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया, जबकि वो 2 दिन की भूखी प्यासी थी। और मेज पर सजे लोजमत उसका इश्तिहार मजीद बढ़ाने लगे थे। हराम का मैं भी नहीं खाती और इस घर में एबी की कमाई का एक पैसा भी नहीं आता। ये सब खर्चा मेरा पापा करते हैं। परिहा ने टोस्ट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। वो भी कोई डान या गैंगस्टर है? रूही ने बेरूही जारी रखी। नहीं नहीं, वो वर्ल्ड बैंक में एम्प्लॉय है। परिहा ने दूसरे टोस्ट पर जिम लगाकर रूही के आगे किया, जो रूही ने लेकर खाना शुरू कर दिया। दूसरी जानब अंडरवर्ल्ड में तबाही का आगाज हो चुका था। मियाँ बाई के कत्ल ने सबको दिल्ला कर रख दिया था। रात को एबी देर से घर लौटा और हस्बे आदत अपने बेडरूम में दाखिल हुआ कि उसकी नजर रूही पर पड़ी। एबी के होंठों पर बेएहतियाम मुस्कुराहट फैल गई। वो दबे पांव चलते हुए बेड के करीब आया। रूही के मासूमियत में खोया एबी ये भूल गया था कि आज रूही हवा अदवायात के जरिए से नहीं है। जैसे ही एबी उसके सराहने बैठा, उसने हाथ बढ़ाकर रूही के चेहरे पर आते बाल पीछे किए। एक एहसास के तहत रूही की आंखें खुल गई। नाइट लैम्प की रोशनी में एबी को अपने सराहने पाकर वो घबरा गई और एक झटके से उठ गई। कंफर्टर अपन ऊपर फैलाती वो सैम का पीछे खिसक गई। एबी ने लबीचे दिल ही दिल में होकर डपटा और खामोशी से उठकर अलमारी की जाने बढ़ गई। अपने कपड़े निकाल वो रूही को नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रूही गुस्से और हो गए मिले जुले तासर से चंद लम्हे बंद दरवाजे को देखती रही और फिर तेजी से उठकर दरवाजे को लॉक लगा दिया। माजी मेरा इस हादसे के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उस दिन आजाद खुशी खुशी अम्मा और मेरा को घर वालों की रजामंदी सुनाने आया था, जब मेरा गंभीर आवाज में गोया हुई। मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं अपने मकसद से नहीं हट सकती। मैं इन लड़कियों को आजाद किए बगैर शादी का सोच भी नहीं सकती। उसने दिल बहास्ता फैसला सुनाया था, जिसे सुनकर अम्मा और आजाद के मानो हवास उड़ गए थे। वो बेयकीनी से मेरा को देखने लगा। मेरा तुम? ईरान ने उड़कर बेटे को समझाना चाहा, पर उसने हाथ में हवा में बुलंद करते हुए उन्हें टोका। नहीं अम्मा, ये सब उनकी दुआएं ही थी जिससे मैं कामयाब हो सकी। अब मैं शादी करके जाऊंगी तो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मायूस होने लगी तो अम्मा ने तो खुद से लगाते हुए दिलासा दिया। मेरा इस वक्त तुम्हारी हिफाजत ज्यादा जरूरी है। तुम महफूज रहोगी तभी तो उनकी मदद कर सकोगी। तुम भी जानती हो सरदार इब्राहिम दुरानी किसी भी वक्त फिर से यहाँ आ सकता है। अगर सिर्फ मेरी मोहब्बत का सवाल होता तो मैं कभी फोर्स नहीं करता, पर अब बात तुम्हारी हिफाजत की है। आजाद की आवाज में अफसुदगी दर्ज आई थी। बेटा, आजाद ठीक कह रहा है। अम्मा ने आजाद की हमायत की तो मेरा अब 2 कदम आगे जाकर आजाद के रूबरू आई। ठीक है, पर मुझे आपसे हक महर के तौर पर एक वादा चाहिए। मेरा आपका लहजा ठोस था। आजाद जगता उसे देख रहा था। मुझे वादा चाहिए कि शादी के बाद आप यहाँ घर में कोई फर्द मुझे रेड लाइट एरिया के लिए काम करने से नहीं रोकेगा। मीरा ने पुरउम्मीद निगाहों से देखते हुए इजाफा किया। आजाद मुस्कुरा दिया। वादा है, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर रेड लाइट एरिया को आजाद करेंगे। इसने यकीन दहानी करवाई। राजपुर महल में आजाद की अर्जेंट शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साथ साथ दादा साईं ने आजाद को तरीद की कि वो मेरा उसकी माँ को कहीं और शिफ्ट करवा दें। अम्मा और मेरा माजी के हालत को याद करते हुए पैकिंग करती रही। शीला ताई जहाँ मेरा की शादी पर खुश थी, वहीं उसके दूर जाने पर उदास भी थी। ऐसी हालत शबने की भी थी। मेरा ने खुद से लगाकर उसके भीगे रुखसार साफ किए। मैं तुम सबसे अलग थोड़ी हूँ, हमेशा साथ रहूंगी। अपना मकसद नहीं बोली, मैं तुम सब लोगों के ख्वाब जरूर पूरे करूंगी। मेरा ने बाएतमाद अंदाज में उन लड़कियों को समझाया। खुशी खुशी इरा और मेरा रेड लाइट एरिया से रुखसत हो गई। आजाद और कामया चाचू पहले से ही कट की सेटिंग करवाकर उनकी पेजाई में मौजूद है।
आजाद ने एक फाइल अम्मा के सामने मेज पर रखी। अम्मा ने फाइल उठाई और अंदर मौजूद कागजात का अनुमान पढ़ते उनके चेहरे का रंग जद पड़ने लगा। मीराम का तजुस्सुस बढ़ गया। उसने अम्मा के हाथ से फाइल लेकर मुताला किया। वो इकरा और कामया के रजिस्टर्ड नकाह के कागजात थे। आंटी, मेरा आपको कानूनी हैसियत से चाचू की बेटी करा देने के लिए इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। चाचू साइन कर चुके हैं। वो बाहुशी आपको और मेरा को अपनाने के लिए तैयार है। आप भी साइन कर देंगी तो मेरी और मेरा आपकी शादी में आसानी हो सकेगी। आजाद ने सोच सोच के लफ्जों को तरतीब देते हुए अपना मुद्दा बयान किया। अम्मा, आपको सही नहीं लग रहा तो मत करो साइन, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे लिए हमेशा से माँ भी आप हो और बाप भी। हमेशा आप मेरे साथ रही हो, खुशी में गम में खुद को तकलीफ दी पर मुझे सर उठाकर जीना सिखाया। आपको अजियत देकर मुझे कोई बाप का नाम नहीं चाहिए। मीराम ने खुद से ज्यादा अम्मा की चाह को तरजीह दी। अम्मा ने मोहब्बत पाश नजरों से अपने जिगर के टुकड़े को देखते उसकी पेशानी का बोसा लिया और आंखों में उबरती नमी अंदर उतारते हुए फाइल उठाई। साइन करके अम्मा ने फाइल अजहात की जानब बढ़ा दी। कराची शहर के सबसे बड़े आलीशान हाल को फूलों और लाइट से सजाया गया था। तब शेर और जोहर पहले से हाल में मौजूद अपने निगरानी में तैयारियां करवा रहे थे। मीडिया में काफी दिनों से चीफ मिनिस्टर सुल्तान राजपूत साहब के छोटे बेटे और यूथ पार्टी के चेयरमैन आजाद राजपूत की शादी हेडलाइंस बनी हुई थी। दूसरी जानब मेराब और अम्मा काफी देर से दूसरी से गले लगी रही। मेराब कान से अलग मेराब उनसे अलग होने का दिल नहीं किया था। चल अब तैयार हो जा, कामयार साहब थोड़ी देर में आने वाले होंगे। अम्मा ने अपनी और फिर मेराब के रुखसार साफ किए और तैयार होने उठ गए। मेराब लंबा सांस लेते हुए उठी और वॉशरूम जाकर ड्रेस चेंज किया। आजाद के घर से आया रेड कलर का कामदार शरारा पहने उसका दुपट्टा सापा लिए के बैल बजी। अम्मा गेट खोली आगे बढ़ी। मेरा आईने में खुद को सूरज में देखकर ब्लश करने लगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमें अजहात साहब ने भेजा है मेरा मैडम को पार्लर लेकर जाने के लिए। गेट पर खड़ी दो खवातीनों में से एक गोया हुई। अम्मा ने चुनबे सुनने देखते हुए मेरा को सदा लगाई। वो शरारे को पहलू से उठाए हुए बाहर आई, पर मुझे तो आसान इस बारे में कोई आगाही नहीं दी। मेरा हैरत का शिकार हुई। जी वो बहुत मसरूफ थे, बताना भूल गए होंगे। इन औरतों ने खुद एतमादी से जवाब दिया। कामयार साहब को ही इंसाफ करना चाहिए था। इरा ने शिकवा जाहिर किया। जी वो भी काफी बिजी थे। आपको अंदाजा तो हो गया होगा सियासी घराने की शादी की मसरूफियात का। एक खातून ने हंसते हुए हाथ हवा में जलाया। हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये देखिए हमारा ID कार्ड। उनमें से एक खातून ने गले में पहना हुआ कार्ड मेराम के आगे किया। वो आजाद की पार्टी के कारकुन होने की दलील थी। मेराम का दिल मुतमिन होने लगी पर अम्मा का दिल धड़क रहा था। चले मैम, देर हो जाएगी, पार्लर वाली मुंतजिर है। दूसरी खातून ने मेराब से इल्तिजा की। अम्मा मैं आती हूँ, अब तब तक तैयार हो जाएं और शीला ताई और शबनम को भी बुला ले। मेराम ने अम्मा को जरूरी हदायत देते हुए शरारे का दुपट्टा सर पर लेते हुए चेहरे पर नकाब की सूरत लिया और बड़ी लैंड क्रॉस कार में सवार हो गई। कार में सवार होते हुए वक्त मेराब का गार्ड की खाली चेयर पर ध्यान नहीं गया था। इन तीनों के सवार होते ही ड्राइवर ने कार जन लेकर चला दी। कुछ मुसीबत तय करके मेराब को खटक महसूस हुई। कहाँ लेकर जा रही हो, यहाँ तो कोई पार्लर नहीं है। वो गड़बड़ा कर रास्ता देखने लगी। उसके दाएं बाएं बैठी औरतों ने उसे काबू रखना मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म लगे रुमाल को मेराब के नाक और मुंह पर रख दिया। वो सर दाएं बाएं करने लगी लेकिन उसका दिमाग बोझल होने लगा और जिस्म शल पड़ गया।